नमस्कार। आज की बात में आज मैं सबसे पहले आपको उस खतरे के बारे में बताना चाहता हूं जो हमारे आसपास है, छुपा हुआ है, जिसे पुलिस ढूंढ रही है। ये तबलीगी जमात के वो सैकड़ों लोग हैं जो अब तक सामने नहीं आए हैं। ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की जांच में। जांच के मुताबिक निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात के 9,000 जमा हुए थे। इनमें से सिर्फ 3,193 जमातियों की पहचान हुई है। बाकी करीब 6,000 जमाती अलग अलग राज्यों में फैल गए थे और इनमें से सैकड़ों अभी भी गायब हैं। और जो गायब हैं उन्होंने अपने फोन बंद कर दिए हैं, उन्हें ट्रेस करना मुश्किल हो रहा है। जो लोग गायब हैं उनमें से कई कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, कोरोना के कैरियर हो सकते हैं और ये लोग आसपास के लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि एक कोरोना का पेशेंट हजारों लोग तक ये वायरस पहुंचा सकता है। क्राइम ब्रांच की जांच में पता चला कि 13 से 15 मार्च के बीच निजामुद्दीन मरकज में जो जलसा हुआ था उसमें तबलीगी जमात के 9,000 से ज्यादा लोग शामिल थे। 28 मार्च को जब मरकज से तबलीगी जमात के लोगों को बाहर निकाला गया, उसके बाद तबलीगी जमात के लोगों के कारण कोरोना का वायरस कहां कहां पहुंच गया, कैसे इन लोगों की वजह से पूरे देश में हजारों लोग कोरोना वायरस के शिकार हो गए, ये मैं आपको बता चुका हूं। मुझे जानकारी मिली है कि इस वक्त भी बड़ी संख्या में तबलीगी जमात के लोग देश भर में छुपे हैं और यह ज्यादा चिंता की बात है। तमाम तरह की अपीलों के बाद भी ये लोग सामने नहीं आए। मस्जिदों में तो पुलिस कई बार छानबीन कर चुकी है, सर्च कर चुकी है। देश भर की मस्जिदों में छुपे जमातियों को अलग अलग राज्यों में बड़ी संख्या में बाहर निकाला गया है। अकेले दिल्ली की मस्जिदों और घरों में छुपे 900 जमातियों को ढूंढकर निकाला जा चुका है। उत्तर प्रदेश में भी जमात के लोगों को बड़ी संख्या में मस्जिदों से खोजकर निकाला गया। तमिलनाडु में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में जमात के लोग बड़ी संख्या में पकड़े गए हैं और इनमें से बड़ी संख्या में लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसलिए खतरा बड़ा है। अब पुलिस के सामने मुश्किल यह है कि तबलीगी जमात के जो लोग मुस्लिम परिवारों के बीच रह रहे हैं, मुस्लिम इलाकों में आम लोगों के बीच में छुपे हैं, उन्हें कैसे ढूंढा जाए। हालांकि अब तक पुलिस ने मुखबिरों की मदद लेनी शुरू की है, लेकिन यह काम मुश्किल है और जब तक ये लोग मिल नहीं जाते, जब तक इनके टेस्ट नहीं हो जाते, तब तक इन लोगों के जरिए कोरोना फैलने का खतरा बना रहेगा। अब तक जिन 3,193 जमातियों को पकड़ा गया, उनमें से 765 कोरोना पॉजिटिव हैं और बाकी के लोगों को अलग अलग सेंटर्स में क्वारंटीन करके रखा गया है। इन पर निगरानी रखी जा रही है। जरा सोचिए, एक हफ्ते पहले ही दिल्ली के चांदनी महल इलाके में 13 मस्जिदों से 185 तबलीगी जमात के लोगों को निकाला गया था। इनमें कई विदेशी मौलाना भी मौजूद थे। अब पता चला कि इनमें से 52 कोरोना पॉजिटिव हैं। जहांगीरपुरी की जिन 2 मस्जिदों में जिन जमात के लोगों को रखा गया था, उनमें से 10 बांग्लादेश के रहने वाले हैं, 14 पश्चिम बंगाल और 2 असम से हैं। इन सब की रिपोर्ट आनी बाकी है। सोचिए, इतने दिनों में ये लोग कितने लोगों से मिले होंगे। इलाके के जिन लोगों ने जमातियों को खाना पहुंचाया होगा, वो सब कोरोना के इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं। और सिर्फ वही नहीं, उनके परिवार और उनके आसपास के लोगों को भी इन्फेक्शन का खतरा है। इसलिए एजेंसी चाहती है कि आम लोगों के बीच जो जमाती रह रहे हैं वो खुद सामने आए, अपना टेस्ट करवाएं और अगर वो खुद सामने नहीं आते, पुलिस को किसी भी कीमत पर उन्हें खोज के निकालना होगा। 3,000 से ज्यादा जमातियों में से जो 765 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, उनको दिल्ली में अलग अलग हॉस्पिटल्स में रखा गया है। दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा 385 जमाती हैं, झज्जर के एम्स में 152, दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 136 और GTB हॉस्पिटल में 84, राम मनोहर लोहिया में तबलीगी जमात से जुड़े 5 मरीजों को रखा गया है। इसके साथ साथ 2,400 से ज्यादा जमातियों को अलग अलग क्वारंटीन फैसिलिटी में शिफ्ट किया गया है। दिल्ली के नरेला में क्वारंटीन सेंटर में सबसे ज्यादा 937 तबलीगी जमात के लोग हैं। सुल्तानपुरी में 194, बक्करवाला में 123, द्वारका में 131, बदरपुर के क्वारंटीन स्टेशन में 157 जमाती शिफ्ट किए गए। इसी तरह तुगलकाबाद में 143, जोगवाई में 307, वजीराबाद में 60, मंडोली जेल के स्टाफ क्वार्टर में 94 जमाती क्वारंटीन में हैं। साकेत, छतरपुर मंदिर, गुलाबी बाग, राउज एवेन्यू और जहांगीरपुरी में भी क्वारंटीन फैसिलिटी में जमातियों को रखा गया है।
और इस वक्त ये डीवीए संवाददाता मनीष प्रसाद हमारे साथ हैं और मनीष के पास बहुत डिटेल्स है इसके बारे में। मनीष, मैंने दर्शकों के साथ शेयर किया कि 6000 से ज्यादा जमात के लोग अलग अलग राज्यों में चले गए थे, उनमें से सैकड़ों ऐसे जो अभी भी गायब हैं। आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की जो इन्वेस्टिगेशन है रजत जी, दरअसल वो 13 से 15 तारीख के बीच जो मरकज में जो अलग अलग यहाँ पे फंक्शन किए गए उसकी जो पूरी लिस्ट है, साथ में जो फुटेज है नियर बाय लोकेशंस की, उससे जुड़ के होती है। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सबसे बड़ी चिंता का कारण यह है कि आंकड़ों के मुताबिक करीबन 9000 से 10000 की संख्या में वो लोग हैं जो इस मरकज पे आए। अगर पूरे पैन इंडिया क्राइम ब्रांच के पास और साथ में जितनी भी तमाम एजेंसीज हैं उनकी जो रिपोर्ट है जमात को लेकर, उसके मुताबिक करीबन 3193 ऐसे लोग हैं जो कि जमात से जुड़े हुए थे, सामने आए। लेकिन बाकी जो लोग थे जिनकी संख्या हजारों में है, वो कहां पर हैं? और इसीलिए लगातार जो तबलीगी जमात के लोग हैं उनसे भी अपील करवाई जा रही है, उनसे बोला जा रहा है कि वो बोलें, लेकिन जमात के लोग कोई भी सामने नहीं आ रहे हैं। जमात के जो स्पोक्सपर्सन हैं शाहिद अली, उन्होंने भी इस बात को कहा कि हम अपील कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं से भी पिक्चर क्लियर नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी उन लोगों में से नहीं है, क्योंकि ये सब यहाँ से जा चुके हैं। स्प्लिंटर इफेक्ट की तरफ मल्टी लेवल इफेक्ट इनका हुआ है और ये छुप के बैठे हैं, बाहर निकलना नहीं चाहते, किसी को बताना नहीं चाहते। यहां तक कि दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिशियल से जो हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जो जिन घरों में ये बैठे हुए हैं, या ये चांदनी महल का मस्जिद हो, वहां पर भी ये बाहर आना नहीं चाह रहे थे, बताना नहीं चाह रहे थे कि जमात से जुड़े हुए हैं। तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, जिसकी वजह से इस समय तमाम मेडिकल जो डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स हैं, साथ में मेडिकल टीम्स, एक्सपर्ट की टीम और जो एजेंसीज इस समय इसे इन्वेस्टिगेट कर रही है, उनके लिए चुनौती है। रजत जी, सबसे ज़्यादा गंभीरता इस बात की भी है क्योंकि ये कोरोना पॉजिटिव लोगों के संपर्क में थे। इनमें से कितने कोरोना पॉजिटिव होंगे, जिनकी संख्या हजारों में उन लोगों की है जिनका अभी तक कुछ पता नहीं है, जो जमात से डायरेक्टली जिनका रिलेशन है, जो इस बीच 28 मार्च तक जमात के कॉन्टैक्ट में रहे और जमात से निकले थे। तो इसीलिए उनका इलाज करना, उनको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी मामले की गंभीरता के लिए इस समय करीबन 28 से 29 ऐसी जगह हैं अलग अलग स्टेट्स में, जहां पर यह बोला गया है कि डोर टू डोर जाकर आप लोगों से वेरीफाई करें। अगर नहीं कोई बता रहा है तो सख्ती से उनसे पूछते हुए उनके खिलाफ मामला भी दर्ज करें। रजत जी। जी मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। नजर रखिए, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी भी एक और खबर मिली है। राजस्थान सरकार ने कोरोना के फैलने का पैटर्न और इसके कारणों को समझने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई थी। इसकी रिपोर्ट मेरे पास आई है। इसमें लिखा है कि टास्क फोर्स ने राजस्थान सरकार को लॉकडाउन को बढ़ाने की सिफारिश तो की है, लेकिन बड़ी बात इस रिपोर्ट में साफ लफ्जों में कहा गया कि राजस्थान में कोरोना का इन्फेक्शन तेजी से फैलाने के लिए मुख्य रूप से तबलीगी जमात जिम्मेदार है। होम डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में यह टास्क फोर्स गठित हुई थी। 8 पन्नों की रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट इस वक्त मेरे पास में है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि फिलहाल प्रदेश में कोरोना इन्फेक्शन कम्युनिटी लेवल पर नहीं फैला है, लेकिन दिल्ली से राजस्थान में आए तबलीगी जमात के लोग लोकल लोगों में इन्फेक्शन लगातार फैला रहे हैं और यह चिंता की बात है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि इसी वजह से राजस्थान में कोरोना के पॉजिटिव केसेस की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ। जयपुर में जो खतरा बढ़ा उसके पीछे तबलीगी जमात के लोग हैं। 22 मार्च को प्रदेश में पहला कोरोना संक्रमित मरीज मिला था। इसके बाद 31 मार्च तक राजस्थान में यह संख्या बढ़कर सिर्फ 9 तक पहुंची थी, लेकिन 1 अप्रैल से मामले तेजी से बढ़ने लगे। आज राजस्थान में 847 कोरोना के केसेस डिटेक्ट हो चुके हैं और टास्क फोर्स का कहना है कि इसकी मुख्य वजह तबलीगी जमात के लोगों का राजस्थान में आना है। राजस्थान सरकार ने तो मान लिया कि तबलीगी जमात के चक्कर में कोरोना का वायरस पूरे राजस्थान में फैला, लेकिन तमिलनाडु के कोरोना पेशेंट के जो आंकड़े हैं, जो फिगर्स हैं, उसके बाद तो किसी जांच की, किसी रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। तमिलनाडु में हर दिन जो भी नए कोरोना पेशेंट्स आ रहे हैं, उनमें 80 से 90% केसेस निजामुद्दीन की मरकज से जुड़े हैं। आज भी तमिलनाडु में कोरोना के 98 मामले सामने आए। इनमें से 91 ऐसे हैं जो तबलीगी जमात या उनके कांटेक्ट में आए थे। हालांकि तमिलनाडु सरकार रोज जो मेडिकल बुलेटिन जारी करती है उसमें मरकज या तबलीगी जमात का नाम नहीं लेती, बल्कि इसे सिंगल सोर्स इवेंट कहती है, यानी ये सभी मरीज एक सिंगल इवेंट से जुड़े हैं। और ये बात तो जग जाहिर है कि ये सिंगल इवेंट निजामुद्दीन में तबलीगी जमात का मरकज है। तमिलनाडु में टोटल कोरोना पेशेंट की संख्या 1173 पहुंची है। इनमें से
1062 मरीज तबलीग की जमात या उसके संपर्क में आए लोग हैं। यानी एक तरह से कहा जाए तो तमिलनाडु में 90% से ज्यादा मरीजों की जगह, मरीजों की वजह तबलीग की जमात की मरकज है। होम मिनिस्टर ने बताया है, राज्य सरकारें मानती हैं, पुलिस और डॉक्टर्स का कहना है कि हमारे देश में शायद लॉकडाउन बढ़ाने की इतनी जरूरत न पड़ती, इतनी बड़ी संख्या में और लोग इन्फेक्टेड न होते अगर तबलीगी जमात के लोग इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा न होते और फिर इन्फेक्शन को लेकर पूरे देश में फैलना चाहते। तमिलनाडु में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना में, जहां भी आप देखें कोरोना वायरस की मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी क्योंकि मरकज में इकट्ठा लोग इसे फैलाने में शामिल थे। उत्तर प्रदेश में 30% से ज्यादा कोरोना के पेशेंट तबलीगी जमात से जुड़े हैं। तबलीगी जमात के लोग के संपर्क में आने से जिन लोगों को कोरोना वायरस हुआ, अगर उनकी संख्या को मिला दिया जाए तो यूपी में 55% से ज्यादा लोग तबलीगी जमात के कारण कोरोना इन्फेक्शन का शिकार हुए। महाराष्ट्र में भी बड़ी संख्या में केसेस तबलीगी जमात के लोगों के संपर्क में आने से हुए। धारावी में भी पहली मौत जो हुई थी तबलीगी जमात के कांटेक्ट में आकर कोरोना का शिकार हुआ था, इंदौर में हुआ। तमिलनाडु कहा मैंने आपको बताया। इसी तरह तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी कोरोना का वायरस तबलीगी जमात के कारण पहुंचा। लेकिन तबलीगी जमात के लोग अपनी गलती मानने के बजाय कभी सरकार को दोष देते हैं तो कभी मीडिया को दोषी ठहराते हैं। और आज ये बात मैंने खास तौर पर इसलिए कही कि आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। पिछले 10 दिन में सोशल मीडिया के जरिए इन लोगों ने ऐसा प्रोपेगेंडा किया जैसे इनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की जैसे मीडिया इन लोग के पीछे पड़ गया है। लेकिन फैक्ट्स है, फिगर्स है, मीडिया क्या कर सकता है। आज जमीयत उलमा हिंद की तरफ से मीडिया की रिपोर्टिंग पर कुछ पाबंदी लगाने की मांग की गई और यह मांग की गई थी सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा हिंद की इस मांग को रिजेक्ट कर दिया, ठुकरा दिया। जमीयत उलमा हिंद की तरफ से दी गई इस अर्जी में सुप्रीम कोर्ट से शिकायत की गई थी कि मीडिया कोरोना वायरस के मामले को कम्युनल कलर दे रहा है और इसके कारण देश में कई जगह मुसलमानों की पिटाई हुई है और कोरोना वायरस के मरीजों के नाम उजागर होने के कारण समाज में उनकी बदनामी हुई है। लिहाजा न्यूज चैनल्स पर तबलीगी जमात के बारे में की जा रही रिपोर्टिंग पर बंदिश लगा दी जाए। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने मीडिया पर पाबंदी लगाने से साफ साफ इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा अगर किसी की पिटाई या बदनामी हुई है तो उस पर अलग से केस किया जाए, लेकिन कोर्ट किसी भी सूरत में मीडिया पर पाबंदी नहीं लगाएगा। कोर्ट ने कहा अगर जमीयत उलमा हिंद को कोरोना वायरस की रिपोर्टिंग पर एतराज है तो इस मामले में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को पार्टी बनाए और 2 हफ्ते बाद इसकी सुनवाई हो सकती है। लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि जमीयत उलमा हिंद के वकील ने तबलीगी जमात के सपोर्ट में क्या कहा। वकील साहब का नाम है एजाज मकबूल। उन्होंने कोर्ट में कहा दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात की गैदरिंग को लेकर कुछ न्यूज चैनल ने यह गलत रिपोर्टिंग की है कि जमात के वर्कर्स ने देश भर में जाकर इस बीमारी को फैलाया। वकील साहब कह रहे थे कि न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया ने कोरोना जिहाद, कोरोना आतंकवाद, कोरोना बम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके पूरे मुस्लिम समुदाय को बदनाम किया और पूरे मसले को हिंदू मुसलमान वाला सांप्रदायिक रंग दे दिया। कोर्ट में जमीयत उलमा के वकील ने आज जो कुछ कहा वो एक तरफा था, वन साइडेड था। वकील साहब ने यह नहीं बताया कि खुद सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार यह कहा है कि भारत में कोरोना वायरस के केसेस की संख्या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि तबलीगी जमात के सपोर्टर्स ने मरकज से जाकर देश भर में बीमारी फैलाई। होम मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया कि अगर तबलीगी जमात की गैदरिंग निजामुद्दीन मरकज में न हुई होती तो कोरोना केसेस की संख्या 7 दिन के बजाय 4 दिन में डबल न हो जाती। जमीयत उलमा के वकील ने यह भी नहीं बताया कि निजामुद्दीन मरकज की गैदरिंग में 9000 से ज्यादा लोग जमा थे, जिनमें से अब तक सिर्फ 3193 कार्यकर्ता दिल्ली में मिले हैं, जिनमें 765 पॉजिटिव पाए गए। यह फेक न्यूज नहीं है, यह सरकारी आंकड़े हैं। सिर्फ दिल्ली में पुलिस ने घरों और मस्जिदों से करीब 900 लोगों को निकाला है। अभी तो सवाल यह है कि बाकी 6000 से ज्यादा जमात के वर्कर्स
अलग अलग राज्यों में जो गए थे उनमें से कितने ऐसे हैं जो अभी तक बाहर नहीं आए हैं, जिन्होंने अपने फोन बंद किए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया, जाहिर है वो फैक्ट्स और फिगर्स के आधार पर किया है। अब उस पर जमीयत उलमा हिंद के लोग उंगली तो नहीं उठा सकते। मैं जमीयत उलमा हिंद के लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मीडिया पर उंगली उठाने के बजाय तबलीगी जमात के लोगों को समझाएं, मौलाना साद अपने फॉलोअर्स को सामने आने को कहें, अपने टेस्ट कराने को कहें। यही कौम के हक में है, यही तबलीगी जमात के हक में है, यही मुल्क के लिए अच्छा है। क्योंकि अगर अब भी तबलीगी जमात के लोग सामने नहीं आएंगे और पुलिस उन्हें खोजती है, उनके खिलाफ एक्शन लेती है, तो पहले तो उनका टेस्ट कराया जाएगा, जरूरत हुई तो इलाज होगा, लेकिन इसके बाद घर नहीं भेजा जाएगा। ऐसे लोगों को समाज को खतरे में डालने के इल्जाम में जेल भेजा जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने तो कोरोना फैलाने वाले जमातियों को जेल भेजना शुरू भी कर दिया है। तबलीगी जमात के जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा, पहले उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में भेजा गया, फिर उनकी जांच हुई, टेस्ट हुआ। जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया वो इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिए गए, और जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई उन्हें 14 दिन का आइसोलेशन पीरियड पूरा होने के बाद जेल भेज दिया गया। इस मामले में किसी को बख्शा नहीं जा रहा। जेल जाने वालों में विदेशी मौलाना भी हैं। बहराइच में 17 विदेशी जमातियों को क्वारंटाइन की अवधि पूरा होने के बाद जेल भेज दिया गया है। जेल भेजे जाने वालों में 10 जमाती इंडोनेशिया के और 7 थाईलैंड के नागरिक हैं। इन लोगों के खिलाफ वीजा के नियमों के खिलाफ काम करने का इल्जाम है। इन 17 मौलानाओं के साथ जो 4 भारतीय तबलीगी थे, उन्हें जमानत दे दी गई है। इनमें से 2 तेलंगाना के और 2 मणिपुर के हैं। इन सभी को पुलिस ने बहराइच की मस्जिद से पकड़ा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में ताज और कुरैश मस्जिद के अंतर्गत तबलीगी जमात में भाग लिए हुए कुछ व्यक्ति रुके हुए हैं। इन सारे व्यक्तियों को पुलिस द्वारा क्वारंटाइन कराया गया था, और उसमें से 10 व्यक्ति इंडोनेशियाई मूल के थे, 7 व्यक्ति थाईलैंड मूल के थे तथा 4 व्यक्ति भारतीय मूल के थे। कुल 21 व्यक्तियों का आज पुलिस द्वारा रिमांड कराया जा रहा है। इनके विरुद्ध पूर्व से अभियोग पंजीकृत था। इसमें से जो विदेशी मूल के व्यक्ति हैं उन्हें पासपोर्ट और वीज़ा नियमों के उल्लंघन का भी दोषी पाया गया है, जिसके लिए अलग से रिमांड किया जा रहा है। आज योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश में आदेश दिया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को छुपाने वाली और उसे जानबूझकर फैलाने वाले लोगों की पहचान करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इतना नहीं, जो जिला प्रशासन और पुलिस अफसर इस मामले में ढिलाई बरतेंगे उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी सख्ती से आज जो है निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कि जो कोरोना वायरस के संक्रमण को छुपाने वाले और जानबूझकर न बताकर फैलाने वाले यदि कोई व्यक्ति रह गया है तो उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट निर्देश पुलिस विभाग को, गृह विभाग को दिए हैं। जिलाधिकारी और एसएसपी को विशेष रूप से चेतावनी भी दी है कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने जगह जगह चेकिंग अभी नहीं की है, जबकि 29, 30 और 31 मार्च को ही आदेश दिया गया था कि एक एक गांव में, एक एक घर में चेकिंग करा ली जाए, कोई धर्मस्थल भी ना बचे जहाँ की लोग छुपे हुए हों। तो अब अगर कहीं भी छुपे हुए लोग निकलेंगे तो उनके विरुद्ध तो कार्रवाई होगी ही होगी। वहां के जिला प्रशासन और पुलिस पर भी कार्रवाई करने का निर्देश और जिम्मेदारी निर्धारित करने का निर्देश उन्होंने आज दिया। तो ये आज की बड़ी खबर है कि जमात की जो भी लोग, तबलीगी जमात के जो भी लोग कहीं छुपे हुए हैं, जिस भी प्रदेश में होंगे, वहां पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को सख्त आदेश दिए गए हैं। और जनता की भावना भी यही है कि कोशिश करते करते 2 हफ्ते बीत गए, रिक्वेस्ट बहुत हो गई, अब एक्शन होना चाहिए। और योगी की सरकार ने यही किया है। लेकिन एक बात जरूर समझनी चाहिए, पुलिस जो एक्शन कर रही है वो क्यों कर रही है? ये तबलीगी जमात के लोगों की भलाई के लिए कर रही है। उनको पकड़ रही है ताकि उनका इलाज हो, और अगर उन्हें वायरस नहीं है तो उन्हें क्वारंटाइन में रखा जाए, उसके बाद उनको उनके घर भेज दिया जाए। अगर इलाज नहीं होगा
इन्फेक्टेड लोग समाज में घूमते रहेंगे तो उनके परिवार को, उनकी कौम को, समाज के बाकी लोगों को कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता रहेगा। इन लोगों को सिर्फ इतना समझना होगा कि पूरी दुनिया मान चुकी है कि कोरोना हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन में फर्क नहीं करता। इस वायरस का कोई इलाज नहीं है और इसे सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए फैलने से रोका जा सकता है और जमात के लोग इतनी सी बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। तबलीगी जमात के लोगों ने सिर्फ हमारे देश में कोरोना वायरस नहीं फैलाया, जमात के लोग खतरनाक वायरस को लेकर नेपाल तक पहुंच गए हैं। नेपाल में भी तबलीगी जमात की वजह से कोरोना केसेस में बढ़ोतरी हुई है। नेपाल के वीरगंज में 3 मौलानाओं को पकड़ा गया, तीनों कोरोना पॉजिटिव हैं। पता चला कि ये तीनों दिल्ली में तबलीगी जमात के जलसे में शामिल होकर नेपाल गए थे और अब इन मौलानाओं को वीरगंज के नारायणी हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। ये तीनों मौलाना इंडियन सिटीजन हैं। इसके अलावा नेपाल के महोत्तरी जिले में भी 3 जमातियों में कोरोना के लक्षण दिखे। प्राइमरी टेस्ट में इन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। आगे की जांच के लिए इनके सैंपल्स काठमांडू भेजे गए हैं। तबलीगी जमात के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद नेपाल की पुलिस और प्रशासन का रवैया काफी सख्त है। वीरगंज की ज्यादातर मस्जिदों को सील कर दिया गया है। मस्जिदों की तरफ जाने वाली सड़कों पर सुपर कर्फ्यू जोन बना दिया गया है। यही नहीं, नेपाल पुलिस ने करीब 90 पाकिस्तान से आए जमातियों को भी पकड़कर उन्हें क्वारंटीन कर दिया है। नेपाल के होम मिनिस्ट्री के मुताबिक तबलीगी जमात के 250 मौलाना पाकिस्तान से नेपाल आए थे, लेकिन अभी 85 ही पुलिस के हाथ आए हैं। नेपाल सरकार ने भी तबलीगी जमात के लोगों से सामने आकर टेस्ट कराने की अपील की है। इसके साथ साथ चेतावनी दी गई है कि जो लोग खुद सामने नहीं आएंगे उन्हें पुलिस पकड़ेगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, सख्त एक्शन होगा, उन्हें जेल भेजा जाएगा। मुश्किल यह है कि तबलीगी जमात के लोग किसी के नहीं सुन रहे। ना अपील का असर हो रहा है, ना इन लोगों को समाज की फिक्र है। पुलिस इन लोगों को मस्जिदों से निकाल कर इनकी जांच करवा रही है। आइसोलेशन में इन लोगों के खाने पीने का इंतजाम कर रही है। जांच रिपोर्ट आने पर जो लोग इन्फेक्टेड पाए जा रहे हैं उनके इलाज का इंतजाम किया गया है। लेकिन ये लोग पुलिस वालों के साथ, इलाज करने वाले डॉक्टर्स के साथ, नर्सेस के साथ और मेडिकल स्टाफ के साथ कैसा कैसा सलूक कर रहे हैं, इसकी तस्वीरें पिछले कई दिनों में कई बार मैंने आपको दिखाई है। अभी अभी एक खबर उज्जैन से आई है। यहां पुलिस ने तबलीगी जमात के 2 लोगों को ढूंढ निकाला है। अशफाक और उबैद नाम के दोनों जमाती दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में हिस्सा लेकर उज्जैन लौटे थे और छुपे हुए थे। पुलिस ने कई बार अपील की लेकिन ये लोग बाहर नहीं आए। जब पुलिस ने इन दोनों को फजलपुर इलाके से पकड़ लिया और इसके बाद इन्हें क्वारंटीन कर दिया। तो यहाँ पर आए हैं 2 लोग, 10 को यहीं के उज्जैन के रहने वाले हैं, पर ये 7, 8, 9 को दिल्ली में थे। ये लोग 11 को लौटे हैं। सूचना इन्होंने नहीं दी थी कि हम लोग उस जमात से आए हैं। तो जैसी हमें खबर मिली है हमने इनको खोजा है और मेडिकल टीम के द्वारा इनको इन्वेस्टिगेट कराया है। अलग अलग जगहों से लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। पुलिस ढूंढ रही है, एक्शन ले रही है। अब पूरे देश में तबलीगी जमात के लोगों को बड़ी शिद्दत के साथ खोजा जा रहा है। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि सिर्फ तबलीगी जमात के लोग कोरोना के इन्फेक्शन को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ तबलीगी जमात के लोग मस्जिदों में छुपे हैं, ये कहना नाकाफी होगा, गलत होगा। क्योंकि तबलीगी जमात के लोग के अलावा भी बहुत सारे लोग यही गलती कर रहे हैं। तबलीगी जमात के लोग का नंबर बड़ा है। उनके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि वो कम पढ़े लिखे हैं और एक मरकज से जगह जगह फैले थे, क्योंकि वो सिर्फ मजहब का काम करने वाले लोग हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत सारे पढ़े लिखे जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग भी यही गलती कर रहे हैं। अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपा रहे हैं, कोरोना वायरस के सिम्टम्स को छुपा रहे हैं और समाज के लिए खतरा बन गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, ऐसा करने वालों में आईएएस अफसर हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं। 2 मामले तो मध्य प्रदेश से आए। मध्य प्रदेश के मुरैना से परेशान करने वाली खबर आई। यहां एक शख्स की वजह से 12 लोगों में इंफेक्शन फैल गया। इसके अलावा 1000 से ज्यादा लोगों में इंफेक्शन का खतरा पड़ गया। असल में 17 मार्च को दुबई से सुरेश बरेठा नाम का एक शख्स हिंदुस्तान लौटा।
एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग हुई और 14 दिन तक होम क्वारंटीन की सलाह दी गई। लेकिन इस दौरान सुरेश ने 20 मार्च को अपनी मां की 13वीं मनाने के लिए 1500 से ज्यादा लोगों को बुला लिया, भोज का आयोजन किया। हालांकि इस पार्टी के 5 दिन बाद ही नतीजे दिखने लगे। सुरेश खुद कोरोना इन्फेक्टेड था, सुरेश से उसकी वाइफ को इन्फेक्शन हुआ। इतना ही नहीं, इस भोज में शामिल 10 से ज्यादा लोग भी कोरोना के शिकार हो गए। संक्रमित तो फर्स्ट केस माना जा रहा है सुरेश बरेठा जी को। ये 17 तारीख को दुबई से आए थे, तो उस टाइम पे जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से मेडिकल परीक्षण किया गया था सभी का जो विदेश से आ रहे थे, और इनसे एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी फिल करवाया गया था जिसमें कि इनको सेल्फ क्वारंटाइन की राय दी गई थी 14 दिन की। तो इसी बीच में यहाँ पर आने के बाद इन्होंने मृत्यु भोज का आयोजन किया, खुद भी संक्रमित हुए और इनके घर वाले 12 लोग भी संक्रमित हुए। तो इस संदर्भ में इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है 269-270 IPC के अंतर्गत, जिसमें कि ये प्रावधान है कि इनके द्वारा जानते हुए कि ये बीमारी को फैला सकते हैं, इन्होंने सावधानी नहीं बरती, तो इस संदर्भ में FIR दर्ज की गई। अब ये पता चला कि सुरेश की वजह से उसके एक और रिलेटिव को कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है। हालांकि जिला प्रशासन ने बताया कि धीरे धीरे सुरेश समेत कई लोग रिकवर भी हो रहे हैं। एक रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, लेकिन ये बरेठा फैमिली के ही रिश्तेदार है, प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स में से है। सुरेश बरेठा जो हमारा फर्स्ट पेशेंट है, उनका भाई का बेटा है जो 16-17 साल का है, और इनके साथ सुरेश बरेठा के साथ काफ़ी घनिष्ठ था और उन्हीं के साथ रहता था और उसका उठना बैठना था। पता ये भी चल रहा है कि साथ में ताश भी खेलते थे। तो इसीलिए जो है हम लोगों ने दोबारा से इनका सैंपल किया था जिसमें पाया कि ये पॉजिटिव है। अब जो इनके परिवार वाले हैं इनको भी जिला अस्पताल में ले जाके एहतियात के स्वरूप इनका दोबारा सैंपलिंग किया जाए। ऐसे लोग जिनका सर्दी खांसी का कंप्लेंट आया है जो 40 करीब लोग हैं, और ऐसे जो ये फर्स्ट पेशेंट या सेकंड पेशेंट मोहम्मद शफी और बरेठा परिवार के प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स है, इन सभी को जो है दवाई का डोजेज 3 सप्ताह का कल घर जाके हमारा स्वास्थ्य अमला जो है बांटेगा। और मध्य प्रदेश में बड़ी कोशिश हो रही है इस वायरस को रोकने की, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनका नाम आया है कोरोना फैलाने वालों में। मध्य प्रदेश में हेल्थ डिपार्टमेंट की प्रिंसिपल सेक्रेटरी समेत 4 IAS अफसर और 70 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स कोरोना से इन्फेक्टेड हो गए हैं। लेकिन इस इन्फेक्शन की कड़ी हेल्थ डिपार्टमेंट की प्रिंसिपल सेक्रेटरी पल्लवी जैन से जुड़ती हुई दिखाई दे रही है, और इसके पीछे वजह भी है। बताया गया कि पल्लवी जैन ने अपने बेटे की ट्रैवल हिस्ट्री छिपाई। इनका बेटा 16 मार्च को अमेरिका से लौटा था, लेकिन इसके बारे में किसी को इत्तला नहीं दी गई। इसके बाद पल्लवी लगातार अधिकारियों के साथ मीटिंग करती रही, दौरे करती रही। पल्लवी रिपोर्ट 4 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव आई, लेकिन 2 दिन पहले तक वो चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग्स करती रही। इतना ही नहीं, रिपोर्ट आने के बाद भी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में एडमिट नहीं हुई, घर से ही काम करते रहे। पल्लवी जैन ने 5 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग में हिस्सा लिया और शाम को अपने घर से ही हेल्थ बुलेटिन भी पढ़ा। इतना नहीं, मुख्यमंत्री के साथ पल्लवी जैन कोरोना की समीक्षा बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 5 अप्रैल को भी जुड़ी। इस दौरान प्रदेश के मुख्य सचिव ये कहते नजर आए कि अगर पल्लवी जैन काम नहीं करेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी। बिल्कुल ठीक है सर, बताइए। बिल्कुल ठीक है, उसको काम नहीं मिलेगा तो वो बीमार हो जाएगी सर, इसको काम चाहिए। ठीक है पल्लवी जी, पल्लवी ठीक है, बाकी लोग टेंशन नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बिल्कुल अभी फिलहाल इस प्रयोग में लगी हूँ कि बिना फार्मास्यूटिकल के सर, बिना केमिकल दवाइयों के मैं ठीक हो सकती हूँ सर। मैं अपने दवाई दे सर, तो मैं अभी तटस्थ हूँ सर और बिल्कुल ठीक चल रही हूँ सर। चिंता की बात यह कि भोपाल में कोरोना के 50% मरीज हेल्थ डिपार्टमेंट के ब्यूरोक्रेट्स और वर्कर्स हैं। पल्लवी जैन के साथ हेल्थ डिपार्टमेंट की एडिशनल डायरेक्टर वीणा सिन्हा और एक और IAS अफसर गिरीश शर्मा भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इन सब के बीच 5 अप्रैल को चीफ मिनिस्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद पल्लवी जैन घर से ही हेल्थ बुलेटिन बता रही थी और
अपने को कोरोना इन्फेक्ट होने की जानकारी भी दी थी। कई अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि मैं भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हूं, क्योंकि हमारे संचालनालय में स्वास्थ्य के बहुत सारे अधिकारियों के साथ में हम लोग निरंतर काम कर रहे थे और हो सकता है कि संक्रमण किसी से मुझ में आया हो, किंतु मेरे में कोई संक्रमण के कोई लक्षण नहीं है। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं और डॉक्टर्स की सलाह के हिसाब से मैं कमरे में से ही मैं काम कर रही हूं और किसी भी प्रकार की मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं आपको इसलिए बता रही हूं कि कोरोना का संक्रमण जो होता है वो अधिकांश लोगों में बहुत ही मामूली अथवा बिना किसी सिम्टम के पूर्ण हो जाता है। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि हम अपने को अंदर रखें कि हो सकता है कि हमें कोई संक्रमण हो और कोई भी लक्षण न होने के कारण हम इससे वाकिफ़ न हो और हमारे से किसी दूसरे को लग सकता है। इसलिए अपनी दूरी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। ये बात बिल्कुल सही है कि देश में 80 से 82% कोरोना के जो इन्फेक्टेड लोग हैं, जो पॉजिटिव पाए गए हैं, उनको बहुत हल्का कोरोना हम कह सकते हैं। उनके सिम्टम्स तो हैं, लेकिन उनके ऊपर कोरोना का ऐसा असर नहीं है जैसा इटली और अमेरिका में देखने को मिल रहा है। इसलिए ये ज़्यादातर लोग ठीक हो सकते हैं और ठीक हो भी रहे। लेकिन पल्लवी जैन की गलती इतनी ज़रूर थी कि उनका बेटा भरत 16 मार्च को अमेरिका से भोपाल लौटा था। उन्होंने सरकार को बताया नहीं, सरकार की तरफ से सफाई दी गई। ये कहा गया कि 16 मार्च तक अमेरिका में से लौटने वाले पेशेंट्स को होम क्वारंटीन करने का निर्देश नहीं था और 6 दिन बाद तक भी जिन उड़ानों पर रोक लगी उनमें अमेरिका से आने वाले फ्लाइट का जिक्र नहीं था। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से यह भी बताया गया कि पल्लवी के बेटे भी ऐसे हैं जिन्हें कोई सिम्टम्स नहीं है, उन्हें इन्फेक्शन नहीं है। सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं इस विभाग की प्रमुख सचिव पल्लवी जैन गोविल पर, जिनके घर के बाहर इस वक्त मैं खड़ा हूं। पूरा इलाका क्वारंटाइन किया जा चुका है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि 4 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव होने के 2 दिन पहले तक, यानी 2 अप्रैल तक उन्होंने कोरोना रिव्यू की मीटिंग तमाम स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के साथ साथ तमाम कर्मचारियों के साथ की। इससे पहले 28 मार्च को उन्होंने एक ऐसी मीटिंग में हिस्सा लिया जिसमें प्रदेश के मुख्य सचिव के साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल थे। यही नहीं, 5 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्होंने कोरोना की स्टेट बुलेटिन भी मोबाइल वीडियो के जरिए रिलीज की। यही वजह है कि विपक्ष बड़ा आरोप लगाते नजर आ रहा है कि चूंकि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी इन तमाम मीटिंग में शामिल रहे, ऐसे उन्हें भी क्वारंटाइन में चले जाना चाहिए था। प्रदेश में इस वक्त कोरोना संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है 598 पहुंच चुका है। इसी तरह की खबर आज आगरा से आई। यहां एक डॉक्टर ने अपने बेटे की ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई। पता चला कि एक प्राइवेट नर्सिंग होम चलाने वाले डॉक्टर का बेटा 21 मार्च को दुबई से भारत लौटा था। 26 मार्च को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई, लेकिन 5 दिनों में डॉक्टर ने अपने बेटे को अपने ही नर्सिंग होम में एडमिट किया और उन मरीजों को भी कोरोना के लिए एक्सपोज कर दिया जो उस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट थे। परेशानी की बात यह कि अब खुद डॉक्टर की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है, यानी बेटे से पिता में इंफेक्शन फैला। अब हेल्थ डिपार्टमेंट ने डॉक्टर और बेटे दोनों को आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में डॉक्टर के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। हॉस्पिटल नीचे था और डॉक्टर साहब ऊपर रहते थे। उनका बेटा कहीं बाहर से आया था और उस 2-3 दिन बाद ही उसको कुछ हल्का सा सिम्टम लगा या उन्हें लगा कि हमें जांच करवानी चाहिए, तो उन्होंने जांच करवाया, उसमें पॉजिटिव निकला। उसी दौरान वहाँ पे 2 या 3 ऑपरेशन भी हो गए थे, हड्डी के और सिजेरियन था, और कुछ पेशेंट्स भी वहाँ पे देखे गए थे। तो उसमें दिक्कत ये आई कि जब वो मॉनिटरिंग क्वारंटाइन पे था वहाँ पे बच्चा, तो शायद उनको पेशेंट नहीं देखने चाहिए थे वहाँ पे। तो ये इश्यू ये था, इसीलिए हमने FIR भी कराई है। जिसने भी इलाज कराया पिछले 15 दिन में वो अपने आप आगे आए, हमें नाम बताए, जिससे कि हम उसकी जांच करवा सकें। और यदि वो बाद में आता नहीं बताता है, बाद में पॉजिटिव मिलता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस सिर्फ तबलीगी जमात के लोग को ढूंढ रही है, सिर्फ इन्फेक्टेड पाए जाने पर उनके खिलाफ केसेस दर्ज हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोग कहीं भी हों, किस पद पर हों, किस पोजीशन में हों, उनके खिलाफ केसेस दर्ज हो रहे हैं, उन्हें ढूंढा जा रहा है। कुछ मामले मैंने आपको दिखाए हैं, कई मामले हैं।
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के खिलाफ भी क्रिमिनल केस दर्ज किया गया क्योंकि प्रोफेसर साहब खुद भी निजामुद्दीन मरकज के जलसे में शामिल हुए थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी। इनके जरिए परिवार वालों को कोरोना का इन्फेक्शन हो गया। तब जाकर पता चला कि प्रोफेसर साहब तबलीगी जमात के एक्टिव मेंबर हैं। तबलीगी जमात का मेंबर होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन कोरोना जैसे वायरस के इन्फेक्शन की जानकारी छुपाना गुनाह है। यह गुनाह अगर डॉक्टर करे, प्रोफेसर करे, IAS अफसर करे, तो फिर समाज के दूसरे लोगों को कैसे समझाया जाए? बिना पढ़े लिखे लोगों से समझदारी की उम्मीद कैसे की जाए? मैं नहीं जानता कि लोग समझने को क्यों तैयार नहीं है कि एक व्यक्ति भी पूरे शहर में तबाही ला सकता है, एक व्यक्ति भी हजारों लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। और अमरोहा में यह हुआ है। अमरोहा के मदरसे में पढ़ने वाले छात्र की वजह से 16 पुलिस वालों को कोरोना इन्फेक्शन का खतरा पैदा हो गया है। असल में 21 मार्च को एक सिपाही ने इस छात्र को लिफ्ट दी थी। यह स्टूडेंट सिपाही का जानकार था। उसे मदरसे में ड्रॉप करके पुलिस वाले ने मुरादाबाद में ड्यूटी ज्वाइन कर ली, लेकिन बाद में पता चला कि जिस छात्र को लिफ्ट दी गई थी उसे कोरोना का इन्फेक्शन था। अब सिपाही के संपर्क में आए 16 पुलिस वाले क्वारंटीन में चले गए। 22-23 दिन पहले जब लॉकडाउन हुआ था तो एक हमारी गाड़ी पे जो ड्राइवर है वो अपने इधर जा रहा था जोया साइड में अपनी निजी गाड़ी से। उसने निजी गाड़ी से अपने एक गांव के लड़के को लिफ्ट दे दी। उसने लिफ्ट दे दी तो अब वो परसों बताते हैं उसको कोरोना आया है। तो इस चक्कर में 22-23 दिन पहले की घटना थी, तो जो है PRV को शक के दायरे में हम शिफ्ट कर दिया गया। फिर PRV पे अपनी ड्यूटी करते रहे, जैसे आने जाने के बाद घर से अपने आए के फिर ड्यूटी करी है उन्होंने। उसी शक के आधार पे इसमें के तुम लोगों को हो सकता है तो यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। ड्राइवर का नाम है जावेद अहमद। तो क्या उनको जानते थे पहले से जिनको लेके गए थे? हाँ, वो उनके परिचित थे। यहाँ पे हम 8 महिला पुलिसकर्मी हैं और 7 जेंट्स हैं यहाँ पे। एक हमारे ड्राइवर हैं, उनको अमरोहा रखा गया है। स्वस्थ हैं वैसे सब यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है और ये लग रहा है कि अपनी सेफ्टी के लिए ही है। मैंने आपको पहले ही बताया था, सीवान में एक आदमी ने 23 लोगों को इन्फेक्ट कर दिया था। मोहाली में एक ड्राइवर ने 29 लोगों को कोरोना का इन्फेक्शन दिया। तमिलनाडु में आंखें खोलने वाली बात है, कुल मिलाकर 1075 लोग कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का शिकार हुए हैं। इनमें से 971 लोगों को इन्फेक्शन सिर्फ एक व्यक्ति से मिला। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, समझ जाइए, अगर आपको इन्फेक्शन है, कुछ सिम्टम्स हैं, तो छुपाइए मत, जांच करवाइए, क्योंकि एक व्यक्ति की गलती पूरे समाज को भारी पड़ सकती है। इंदौर की खबर आपको दे दूं, मध्य प्रदेश में इंदौर कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। इंदौर में कोरोना के 328 मरीज हैं। इनमें वो 2 लोग भी शामिल हैं जिन लोगों ने जांच करने गई पुलिस और डॉक्टर्स की टीम पर हमला किया था। हालांकि पुलिस पर हमला करने वाले 7 लोगों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत केस बनाया गया था, गिरफ्तार किया गया था और उन्हें सतना की जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। हैरानी की बात यह है कि इन 7 में से 2 आरोपियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अब उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और साथ ही उनके संपर्क में आए 10 पुलिस वालों को भी क्वारंटीन कर दिया गया है। इंदौर से आए 2 रासुका के बंदी पॉजिटिव पाए गए हैं। टेस्ट से वो कंफर्म हो गए हैं। चूंकि हम लोग को अंदेशा पहले से था, इनकी एडवांस ट्रेसिंग पहले से करा ली गई थी। जो भी लोग इनके संपर्क में जेल के और पुलिस के आए थे, उन सभी को हमने कल रात को ही सेपरेट रख दिया है क्वारंटाइन सेंटर पे। अभी स्थिति प्रशासन के नियंत्रण में है। इनको मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है इलाज के लिए, क्योंकि ये मॉडरेट कैटेगरी के हैं और चूंकि ये बाहर से आए थे, यहाँ कम्युनिटी से ट्रेस नहीं हुए थे, इस वजह से अभी हम लोग लोकल कम्युनिटी के जनजीवन को अस्त व्यस्त करने पे कोई तत्काल फैसला नहीं ले रहे हैं। अगर कोई जरूरत होगी तो हम लोग भविष्य में इस पे भी निर्णय लेंगे। जरा सोचिए, जिन लोगों ने कोरोना की जांच के लिए गए डॉक्टर्स पर, पुलिस पर हमला किया था, मेडिकल टीम को पीटा था, पुलिस पर पत्थर फेंके थे, अब वही लोग इलाज के लिए डॉक्टर्स के पास पहुंच गए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि उनके लिए हर बीमार शख्स एक मरीज होता है। वो ये नहीं देखते कि इन्होंने डॉक्टरों पर
नर्सेस पर हमला किया था, लेकिन फिर भी ये कहना चाहते हैं कि आगे से इस तरह की घटनाएं न हो। हमारे यहाँ भर्ती करके हम उनका उपचार कर रहे हैं। अब वो तो मरीज हो चुके हैं, भले ही वो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत बंदी हैं, लेकिन अब वो तो कोविड पॉजिटिव के मरीज हैं जो हमारे पास आए हैं। उनकी स्थिति अच्छी है, हमारे डॉक्टर सारे उनका उपचार कर रहे हैं। हमको भेदभाव नहीं करना है। अब वो तो मरीज हैं हमारे, तो हम पूरी तरीके से उनके उपचार में लगे हुए हैं और ईश्वर की दया से अभी उनकी हालत भी अच्छी है और वो ठीक होके जाएंगे। लेकिन इस तरह की घटनाएं होनी नहीं चाहिए। इस तरह का कोई व्यवहार नहीं होना चाहिए किसी स्वास्थ्य कर्मी के साथ, सुरक्षा कर्मी के साथ, सफाई कर्मी के साथ। हालांकि इंदौर के टाटपट्टी बाखल इलाके के लोगों को अपनी गलती समझ में आ गई है। आज इस इलाके में लोग मेडिकल टीम के स्वागत के लिए खड़े थे। जैसे ही मेडिकल स्टाफ के लोग वहां पहुंचे, लोगों ने ताली बजाकर उनका वेलकम किया। उन्हें समझ आ गया कि 1 अप्रैल को भी डॉक्टर उन्हीं की भलाई के लिए यहाँ आए थे। अगर उस दिन डॉक्टर्स और मेडिकल सपोर्ट का सपोर्ट किया होता तो शायद हालात इतने न बिगड़ते। आज इस इलाके में कोरोना के 20 से ज़्यादा पेशेंट्स हैं। अगर उसी दिन चेकिंग हो जाती, सैनिटाइजेशन करने देते, तो शायद पेशेंट की संख्या इतनी नहीं बढ़ती। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। यही वजह है कि आज जब मेडिकल टीम उस इलाके में आई तो लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। कोरोना से होने वाली मौतों के कारण एक और दिक्कत सामने आई है। जिन लोग की मौत कोरोना के कारण हुई, अब उनके अंतिम संस्कार में मुश्किल हो रही है। जहां तक हिंदुओं का सवाल है, डेड बॉडी जलाई जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुस्लिमों में शव को दफनाने की परंपरा है और इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। कल रांची में इसे लेकर काफी हंगामा हुआ। जैसे लोगों को एक खबर मिली कि रांची के रातू तोड़ कब्रिस्तान में कोरोना पॉजिटिव शख्स को दफनाया जाएगा, लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, सड़क जाम कर दी गई। लोग नहीं चाहते थे कि शव को इस कब्रिस्तान में दफनाया जाए। किसी तरह बड़े अफसर मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाया। हम लोग सर यही कहना कि लाखों की आबादी है, यहाँ का जो रेप है उसका पानी से नीचे जाता है। यहाँ पर भगवान नदी में लवानी सड़क जाया जाता है, उसको वहाँ ले जाते हैं सर। बहुत यही हमारी बात सुनो, इसमें जो WHO का गाइडलाइन है, जो भारत सरकार का गाइडलाइन, हम वही पालन करते हैं, ठीक है। इससे बड़ा कब्रिस्तान रांची में नहीं। डेड बॉडी में वायरस डेड बॉडी से नहीं फैलता, ठीक। और साधारण उसको अगर हम लोग दफनाते हैं तो 5 फीट 10 फीट पे दफनाते हैं, 15 फीट पे गड्ढा खोदना है। सरकार के पास इतना तो व्यवस्था है कि एक संक्रमित व्यक्ति जो महामारी रोग का धारण कर चुका है, उसको इतने बड़े आबादी के बीच में ना दफनाया जाए। सर आपके पास अभी मौका है, बहुत सारा जगह, बहुत जगह ये भी कर सकते हैं, आप कहीं भी ले जाइए। लेकिन लोगों के मन में डर है। वो कह रहे थे ये कब्रिस्तान घनी आबादी वाले इलाके में है, ऐसे में शव को यहां दफनाने से इन्फेक्शन फैलने का खतरा पैदा हो गया है। बहुत ज्यादा भीड़ वाला इलाका है और हम यहाँ पे नहीं देंगे। अगर डॉक्टर लिखित देंगे कि इसके बाद कुछ नहीं होगा, तब भले हम इस चीज के अलाव करेंगे, नहीं तो हम लोग नहीं देंगे। डॉक्टर अगर बोल दें कि अगर आप लोग अपने यहाँ पे जलाने दे देंगे, तो क्यों नहीं वहाँ जलाने दिया गया? उनके एरिया में क्यों नहीं जलाने दिया गया, दफनाने दिया गया? तो हम क्यों दें? हंगामे के बाद पुलिस ने शव को रातू रोड कब्रिस्तान के बजाय हिंद पीढ़ी के कब्रिस्तान में दफनाया। जिस शख्स की मौत हुई थी उसके 2 बेटों को सुपर्दे खाक करने के दौरान कब्रिस्तान में आने की मंजूरी दी गई। उस शख्स के दोनों बेटे भी कोरोना पॉजिटिव हैं और उन्हें PPE किट पहनाकर कब्रिस्तान में लाया गया। रांची का मुस्लिम बहुल हिंद पीढ़ी इलाका कोरोना का हॉटस्पॉट है और यह मुश्किल सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है, दूसरे देशों में भी इसी तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं। पाकिस्तान में शहर से दूर नए कब्रिस्तान बनाए गए हैं। हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि अमेरिका में भी शहर से दूर आइलैंड पर इंतजाम किया गया है कि वहां लोगों को दफनाया जाए और हमारे यहां भी इसी तरह के इंतजाम किए जा सकते हैं। और अब जो फिगर्स मैं आपको बताने वाला हूं, ये आपके दिल को दहला देंगी। पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना के करीब 19 लाख केसेस हो चुके हैं। 1,15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अमेरिका में कोरोना के एपिसेंटर न्यूयॉर्क में आज जो खबर आई वो बहुत परेशान करने वाली है।
अब से थोड़ी देर पहले न्यूयॉर्क के गवर्नर ने कोरोना वायरस का अपडेट दिया और बताया कि न्यूयॉर्क में अब तक 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है और अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो न्यूयॉर्क में करीब 700 से ज्यादा लोगों की मौत रिकॉर्ड की गई। पूरे अमेरिका में इस वक्त 5.5 लाख कोरोना के केसेस डिटेक्ट हो चुके हैं और करीब 23,000 लोगों की मौत हो चुकी है। न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल्स में जो हालत है वो भयानक है, डराने वाली है। न्यूयॉर्क का माउंट सिनाई हॉस्पिटल दुनिया के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में एक है, बड़ा नाम है। लेकिन मैं आपको यहाँ के डॉक्टर्स की और मेडिकल स्टाफ की बात सुनवाऊंगा तो आप दिल होगी, उसके लिए जगह बनाई जाएगी। तो ये एक टेंट है जो हमने तैयार किया है और इसे चला रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक रजिस्ट्रेशन डेस्क है। जैसे ही हम इस टेंट में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ सप्लाई किए गए मेडिकल इक्विपमेंट हैं। सभी कमरे में टेली हेल्थ की सुविधा दी गई है, जहाँ दूर से बैठा कोई व्यक्ति रिमोट के जरिए मॉनिटर कर सकता है। सभी कमरों को पर्दों की मदद से अलग किया गया है। अब हम लोग दूसरे टेंट में जाने वाले हैं जहाँ कुछ और मरीज हैं। अब हम वहां से गुजर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि सभी बेड पर मरीज हैं, यहाँ कतार लगी हुई है। सचमुच हमारा स्टाफ यहाँ बिल्कुल नहीं डरता। एक जमाना था जब किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाती थी तो माना जाता था उसे अमेरिका ले जाना चाहिए, वहां सबसे बेहतर ट्रीटमेंट मिलेगा। लेकिन आज हालात कैसे बदले हैं। हमारे देश में करीब 24,000 से ज्यादा अमेरिकन सिटीजन्स हैं जिन्हें उनका देश अपने यहाँ वापस बुला रहा है। अमेरिका की तरफ से हवाई जहाज भेजे गए हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों ने वापस लौटने से इनकार कर दिया। वो मानते हैं कि इस समय भारत में रहना सेफर है। हमारे देश का क्या हाल है ये भी आपको बता देता हूं। हमारे देश में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 9,635 है। पिछले 24 घंटे में 430 नए मरीज सामने आए हैं और देश में अब तक कुल 331 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,096 लोग रिकवर भी हुए हैं। और अच्छी खबर यह है कि पिछले 24 घंटों में 141 लोग ठीक होकर घर वापस गए हैं। ये बड़ी बात है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि लॉकडाउन का असर होना शुरू हुआ है, लेकिन इस लॉकडाउन को अभी यहां खत्म नहीं करना है, आगे बढ़ना है। सबको इंतजार है कि कल सुबह प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, और नरेंद्र मोदी जब कुछ कहने का मन बनाते हैं तो ये बात कभी लीक नहीं होती। मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूं कि अगर कोई ये दावा करे कि वो आपको ये बता देगा कि प्रधानमंत्री क्या कहेंगे तो उस पर भरोसा मत करिए, क्योंकि कोई नहीं जानता। हां, इतना जरूर है कि चीफ मिनिस्टर्स की राय है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। डॉक्टर्स की, प्रशासन की, एक्सपर्ट्स की, सबकी सलाह यह है कि लॉकडाउन को बढ़ाए जाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जो गेन हमने किया है वो बना रहे, इसके लिए जरूरी है। लेकिन प्रधानमंत्री के सामने एक बड़ी चुनौती है। देश में लोगों को खाने पीने का सामान, दवाइयां, जरूरी चीजें लगातार मिलती रहे। किसानों की फसल खराब ना हो, कटाई का वक्त है। जो इंडस्ट्रीज बंद हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं, उन्हें धीरे धीरे कैसे खोला जाए जिससे मजदूरों की दिक्कतें कम हो। जरूरी चीजों की सप्लाई इन फैक्ट्रीज पर डिपेंड करती है, वो भी बनी रहे। 21 दिन में बहुत सारी चीजें पता चली हैं, इसलिए बहुत सारे कोर्स करेक्शन करने पड़ेंगे। उम्मीद करनी चाहिए कि हमें इसका रास्ता मिलेगा। आज सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी की तरफ देख रही है।